नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 13 सितंबर और 13 सितंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट के आपके थर्ड शिफ्ट में आपके क्या क्या जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के साथ में उपस्थित हो गया हूँ। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर को भी जानेंगे, साथ में उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह है जो कि अवस्थित है। ठीक है, तो उड़ीसा तट पर दोस्तों आपका एक बंदरगाह है जो कि पारादीप नाम का है। तो पारादीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, इसके अलावा बात करें वर्तमान में कुल बड़े बंदरगाह कितने हैं, तो बड़े बंदरगाह की बात करें तो वर्तमान में 13 बंदरगाह हैं जहां से आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे छोटे छोटे जो मध्यम आकार के हैं वो आपके 200 बंदरगाह हैं। ठीक है, तो अभी हम 13 बंदरगाह को देखेंगे वो कौन कौन से 13 बंदरगाह हैं और आपके किन किन राज्यों में है। ठीक है, तो पहला जो बंदरगाह है फ्रेंड्स वो आपका मुंबई बंदरगाह है, जो कि आपका बंदरगाह कहाँ पर स्थित होगा, तो महाराष्ट्र में स्थित होगा। ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, यहाँ पर सर्वाधिक व्यापार है जो कि किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नन्नवा सेवा बंदरगाह, जिसे कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी आपका महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, इसका जो निर्माण है मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था, जो कि आपका प्रश्न पहले भी बन चुका है। तीसरा आपका कांडला बंदरगाह है। ये दोस्तों आपका कांडला जो बंदरगाह है आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह में मुख्य रूप से वस्तुओं का आयात किया जाता है। चौथा दोस्तों आपका मुर्मुगांव बंदरगाह है। यह आपका गोवा में स्थित है। ईरान को लोह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसकी स्थिति जुआरी नदी पर है। इसके अलावा न्यू मंगलोर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अरब देशों में लोह अयस्क का निर्यात भी इसी बंदरगाह से किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह, जो कि आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसका सहायक बंदरगाह हल्दिया है जो कि समुद्र तट पर स्थित है। अगला है पारादीप, जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया था, उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड उड़ीसा राज्य का लोह अयस्क जापान को इसी बंदरगाह से किया जाता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है जिसके कारण समुद्र की तेज लहरें जलयानों से नहीं टकरा पाती है। अगला आपका एन्नोर बंदरगाह है, जो कि आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह को कम करने के लिए किया गया था। यह देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है। इसके अलावा अगला है चेन्नई बंदरगाह। यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगला है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। ये समुद्र तट कम गहरा है। ठीक है, यहाँ इसलिए इसका जलयान 5 किलोमीटर दूर ही रोक दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है कोचिन बंदरगाह। ये दोस्तों आपका केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। ये भी एक आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है सबसे लास्ट आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, तो इसको इन 13 बंदरगाहों को आप याद कर लीजिएगा। आपके हर एक एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि 2001 में भारत रत्न जो अवार्ड है किसे दिया गया था, तो 2001 में 2 लोगों को भारत रत्न अवार्ड है जो कि दिया गया था, जिसमें से आपका जो ऑप्शन में नाम दिया गया था वो आपका बिस्मिल्लाह खां का दिया गया था, जो कि आपके क्या है हिंदुस्तानी शास्त्रीय शहनाई वादक हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा। लेकिन 2001 में आपका लता मंगेशकर को भी भारत रत्न का अवार्ड है जो कि दिया गया था, जो कि ये लता मंगेशकर को गायक की श्रेणी में। ठीक है, लता मंगेशकर है क्या, तो एक आपके सिंगर हैं। ठीक है, इसके अलावा 2000 आपके भारत रत्न से संबंधित जो भी आपके प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है, जो कि चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उमा शर्मा कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। उमा शर्मा के अलावा 2 और नाम दिए गए थे, जिसमें से एक नाम तो मुझे और मिला है, जो नाम था आपका कुमुदिनी लखिया। ठीक है, कुमुदिनी लखिया उमा शर्मा दोनों नाम आपके दिए गए थे प्रश्न में ही, जो कि आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा उमा शर्मा की बात करेंगे तो उन्होंने नटवारी नृत्य वृंदावन की रासलीला के पुराने शास्त्रीय नृत्य रूप को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है, जो कि बाद में कथक के रूप में विकसित हुआ था। इसके अलावा उमा शर्मा को 1973 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। 2001 में आपका पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी भी बनी थी। इसके अलावा कथक से संबंधित प्रमुख कलाकारों को देखेंगे तो पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे, दमयंती जोशी, सितारा देवी, पंडित लक्ष्मण महाराज, पंडित कार्तिक राम, पंडित फुट्टू महाराज, पंडित कल्याण दास महंत, पंडित बर्मानलक। इसके अलावा कुमुदिनी लखिया, ये सभी का जो संबंध है आपका फ्रेंड्स किससे है,
तो आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपसे का जो प्रश्न पूछा गया था उससे पहले आपको बता दें कि कथक नृत्य में आपका प्रमुखतः चार घराना है। एक आपका लखनऊ घराना है, अवध के नवाब वाजिद ईसा के दरबार में इसका जन्म हुआ था। एक आपका जयपुर घराना है, राजस्थान के कछवाहा राजा के दरबार में इसका जन्म हुआ था। एक आपका बनारस घराना है जिसके संस्थापक जानकी प्रसाद जी थे। एक आपका रायगढ़ घराना है, छत्तीसगढ़ के महाराज चक्रधर सिंह इस घराने का प्रतिष्ठा किया था। ठीक है, तो ये 4 आपके घराने हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार न जाने कितनी बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका पिंजर दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमृता प्रीतम की बात करेंगे तो पंजाब के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक हैं। पंजाब जो कि भारत के गुजरांवाला जिलों में पैदा हुई अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवियत्री माना जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से उनकी जो चर्चित एक आत्मकथा है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, रसीदी टिकट। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मालगुडी डेज जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मालगुडी देश पुस्तक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपकी आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। आर के नारायण मालगुडी देश नामक पुस्तक के लेखक है जो कि आपका 1943 में प्रकाशित हुआ था। पुस्तक में मालगुडी नामक एक काल्पनिक शहर में स्थापित 32 कहानियां हैं। इस एक टेलीविजन श्रृंखला के रूप में रूपांतरित भी किया गया था जिसे दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया गया था। आशा करते हैं कि आप लोग इसे नहीं ही देखे होंगे। ठीक है, मालगुडी देश को पेंगुइन क्लासिक के द्वारा 1982 में भारत के बाहर भी प्रकाशित है जो कि किया गया था। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि अब आपका SSC MTS का जो एग्जाम है आपका अब समाप्त होने वाला है। कल बस लास्ट 3 शिफ्ट का जो एग्जाम है आपका बच गया है। ठीक है, तो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो SSC 2023 में अभी तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, SSC 2023 का चाहे आपका CGL का एग्जाम हो, चाहे MTS का 22 हो या MTS का 23 हो, CGL का 22 हो या 23 हो, जो यहाँ पर लिखा गया है, जितने शिफ्टों में लिखा गया है, आपको शिफ्ट वाइज जो PDF है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा मात्र 69 रुपये में। इस PDF का जो सबसे बड़ा खास बात है कि सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे। इसको आप प्राप्त करने के लिए नीचे 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, 2 उनमें से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा। ध्यान है, कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है। आपको जो भी जानकारी चाहिए होगा आपको वहीं पर और भी जानकारी है जो कि मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ये आपका 2 व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका जो प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के काल में संशोधित किया गया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मौलिक कर्तव्य आपका इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी जब आपका मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सोन सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 था। ठीक है, इसके अलावा उस समय आपका भाग 4A में 51A में मात्र 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के जरिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो सोन सिंह समितियाँ बार बार पढ़ते हैं, आपको बता दें ये इंदिरा गांधी सरकार में जब प्रधानमंत्री थे तो ये सोन सिंह समिति यानी कि सोन सिंह वो दोस्तों आपका वित्त मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, उन्हीं के आपकी समिति में आपका ये 42वां संविधान संशोधन है जो कि आपका किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लाल किला है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो लाल किला की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपको बता दें ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। इसका जो निर्माण है 1639 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में करवाया था। इसका नाम लाल किला है क्योंकि यह आपका लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। लाल किले पर शासन करने वाले जो अंतिम आपके मुगल सम्राट हुए वो आपकी बहादुर शाह जफर हुआ। ठीक है, इसके अलावा इसमें कई मंडप हैं जो मुगल सम्राट की रचनात्मक को दर्शाता है। इसके वास्तुकार की बात करेंगे तो जो वास्तुकार आपके ताजमहल का निर्माण किया था वही आपके वास्तुकार आपके लाल किला का भी निर्माण किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। यह आपका किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। लाल किला देश का पहला एक ऐसा स्थान है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं और आपकी झंडा फहराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है वो आपका कौन सा था। ठीक है, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपको बता दें कौन सा था सत्याग्रह था, तो ये फ्रेंड्स आपका चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह है जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो शुरुआत है आपका गांधी जी ने सन 1917 में बिहार का एक जिला है चंपारण, वहीं से फ्रेंड्स आपका है जो कि किया था। ठीक है, इसके अलावा ये सत्याग्रह ब्रिटिश नील नीति के विरुद्ध में किया गया था। किसानों को नील की फसल उगाने और कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ऐसे ही एक उत्पीड़ित नील किसान पंडित राजकुमार शुक्ल ने अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। इसके बाद गांधी जी ने इसका यहाँ पर सत्याग्रह है जो कि आपका किया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू किया गया था। तो पीएम प्रोत्साहन रोजगार योजना की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका 1 अप्रैल 2018 को आरंभ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 2018 हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा 8.33 EPS का योगदान किया जाएगा तथा 3.6% EPF का योगदान है जो कि किया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल नए रोजगार के लिए ही प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपका कि गोवा के मुख्यमंत्री डैश नाम से एक राज्य प्रायोजित तीर्थ योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, तो आपका मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री गोवा के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 8 नवंबर आपका 2022 को एक राज्य प्रायोजित तीर्थ यात्रा योजना शुरू किया था जिसका नाम आपका मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना था। ठीक है, इस योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग इस योजना का आवेदन करने के पात्र होंगे और इस योजना के तहत गंतव्य स्थान में तमिलनाडु में वेलंकनी, महाराष्ट्र में शिरडी और आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर शामिल है। राज्य सरकार यात्राओं के दौरान तीर्थयात्रियों के भोजन और बोर्डिंग का भी ध्यान रखेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ICC जो क्रिकेट विश्व कप 2011 हुआ था उसका जो फाइनल है भारत का किसके साथ हुआ था। ठीक है, तो भारत का जो फाइनल है आपका श्रीलंका के साथ हुआ था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बता दें कि जो विजेता बना था आपका अपना देश या हमारा देश भारत है जो कि बना था। इसके अलावा ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 की बात करेंगे तो इसका जो मेजबानी किया था आपका भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश तीनों ने संयुक्त रूप से किया था। मैन ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो युवराज सिंह आपका मैन ऑफ द सीरीज बना था। विश्व कप का जो अंतिम मैच था, फाइनल मैच था, वो आपका 2 अप्रैल 2011 को खेला गया था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर भारत है जो कि जीत गया था। आप लोग को महेंद्र सिंह धोनी का वो 6 याद होगा जब लास्ट में छक्का मार कर महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 का जो विश्व कप है जिताया था। इसके अलावा फाइनल मैच का जो आपका मैन ऑफ द मैच बने थे वो आपके महेंद्र सिंह धोनी ही आपका फाइनल मैच का क्या बने थे, आपका मैन ऑफ द मैच बने थे। इसके अलावा ये आपका तो 10वां संस्करण था, लेकिन अभी आपका 2023 में भी जो ICC क्रिकेट विश्व कप आपका हो रहा है, जो कि आपका इसका जो आयोजन है आपका भारत में ही हो रहा है, संपूर्ण रूप से भारत में हो रहा है। ठीक है, पिछले बार क्या हुआ था कि श्रीलंका भी साथ था, बांग्लादेश भी साथ था, लेकिन अभी आपका क्या है, आपका भारत है जो कि पूरा मेजबानी कर रहा है एकल। इसके अलावा 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 19 नवंबर तक शायद आपका ये चलना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि जनजातीय खेल 2023 में अग्रणी राज्य कौन सा था। ठीक है, तो जनजातीय खेल 2023 की बात करेंगे तो इसका जो अग्रणी राज्य था आपको हम एक टेबल दिए थे, टेबल के माध्यम से भी आपको PDF में इसको प्रोवाइड कराए थे, जिसमें आपको बताए थे कि उड़ीसा और आपका जो पुरुष है, उड़ीसा पुरुष और महिला दोनों वर्ग के समग्र चैंपियन है जो कि आपका रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा उड़ीसा। इसके अलावा कर्नाटक ओवर एलिमेंट में प्रथम उप विजेता, जबकि झारखंड ओवर एलिमेंट में द्वितीय उप विजेता है जो कि आपका रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो खेल है आपका जनजातीय खेल 2023 ये आपका पहली बार ही आयोजित किया गया था 9 से 12 जून तक। कहाँ पर किया गया था, तो उड़ीसा में किया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भू प्रपति एवं भू परिवार के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका मोह हो जाएगा। आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है चेंज हो, लेकिन हाँ आपका जो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था। आपका शायद मोह आपका क्वेश्चन में दिया गया था, तो उसको आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, मोह की बात करेंगे तो मोह पृथ्वी में पपड़ी और मेंटल के बीच की सीमा है। यह एक गहराई है जहां भूकंपीय तरंग वेग बदलती है और रासायनिक संरचना में भी बदलाव होता है। साथ ही मोहरो वैश्विक असंतप्त करार दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि जो आपका ये जो पर्युषण जो पर्व है वो फ्रेंड्स आपका किस समुदाय के लोग हैं जो कि बनाते हैं, कौन सा पर्व, तो पर्युषण। तो पर्युषण शब्द की बात करेंगे तो ऑप्शन में दोस्तों आपका दिया गया था, आपका क्या दिया गया था, तो दोस्तों आपका जैन दिया गया होगा, जो कि दोस्तों आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। जो पर्युषण जो पर्व है ये दोस्तों आपका जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक पवित्र कार्यक्रम है। इसके अलावा बात करेंगे ये कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका अगस्त या सितंबर माह के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो पर्व है आपका किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो आपका फ्रेंड्स जैन समुदाय के द्वारा है जो कि आपका मनाया जाता है। ठीक है, इसमें आपका जो जैन समुदाय का जो 2 भाग में व्यक्त हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर जैनी के लिए 8 दिन और दिगंबर संप्रदाय जैनियों के लिए 10 दिन का ये
त्यौहार है जो कि कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि कौन सा नृत्य है जो कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि पशु पक्षी को चलने की कला को दिखाया आपका जाता है, यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है, साथ में ये पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है। तो इसका आंसर हम आपको 100% तो एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, तो आप ही लोग इसका आंसर है जो कि बताने का प्रयास कीजिएगा, चाहे क्वेश्चन का लैंग्वेज और कुछ दिया गया हो तो भी आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि सेल का जो खोज है आपका किसने किया था। तो सेल की खोज की बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक के द्वारा फ्रेंड्स आपका किया गया था, जो कि आपका 1665 में इन्होंने किया था। ठीक है, इसके अलावा सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका न्यूरॉन हो जाएगा, और सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे ये दोस्तों आपका शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका होता है। इसके अलावा थियोडोर श्वान, रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत के विस्तार के लिए जाने जाते हैं। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपका बहुत बार पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत जो किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका थियोडोर श्वान और रुडोल्फ विर्चो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा थियोडोर श्वान ने पेप्सिन एंजाइम की खोज भी की थी, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो 16वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति है जो कि मानी जाती है, और मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं के द्वारा भगवान विष्णु की याद में ये नृत्य है जो कि किया जाता है। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 8 भारत में शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। उनमें से एक आपका मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है, कथकली आपका केरल का है, ओडिसी दोस्तों आपका उड़ीसा का है, मणिपुरी दोस्तों आपका मणिपुर का है, और आपका कथक दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का है, सतरिया आपका फ्रेंड्स असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने पैसे को इस प्रकार परिभाषित किया है कि पैसा वही है जो पैसा करता है, यानी कि मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका वाकर हो जाएगा। ठीक है, वाकर के अनुसार पैसा वही है जो पैसा करता है, इसे पैसे की एक अपस्पष्ट परिभाषा माना जाता है। यह विभिन्न कार्य करता है, धन का कोई महत्वपूर्ण कार्य निर्देशित नहीं करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम ए के मैच में कितने छक्के मारे थे। तो आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 6 गेंद ही होता है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में आपका 7 छक्का को मारकर विश्व रिकॉर्ड है जो कि बनाया था ये दोस्तों आपका। तो इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। ये जो आपका टीम ए का मैच था, यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी का मैच था, और जिसमें महाराष्ट्र की जो कप्तानी है वो दोस्तों आपका ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ ही में था, और ऋतुराज गायकवाड़ ने महाराष्ट्र की ओर से खेल रहे थे। 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए थे। और ये जो कारनामा है उत्तर प्रदेश के खिलाफ क्या था 49वें ओवर में, उनके सामने कौन थे, तो अगर आपसे पूछेगा तो स्पिनर शिवा सिंह थे। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका इस पीडीएफ में छूट गया है, लेकिन हम उसको जरूर पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वो क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। पूछा गया था पैरामाउंटिसिनिटी। ठीक है, पैरामाउंटिसिनिटी आपका किसने आपका अपनाया था, किस गवर्नर जनरल ने। तो पैरामाउंटिसिनिटी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका लॉर्ड हेस्टिंग के तहत आपको अपनाया गया था। तो राइट आंसर दोस्तों आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका कम से कम 20 प्रश्न है जो कि आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, कितने प्रश्न बता चुके हैं, 20 प्रश्न आपका बता चुके हैं। ठीक है, तो आपको आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, और हाँ, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर पीडीएफ है जो कि दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।